फॉर्म बनाना लर्न किया था। अब फॉर्म के कुछ और एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हमने टाइप टेक्स्ट देखा, पासवर्ड देखा, सबमिट देखा, रीसेट देखा, रेडियो चेकबॉक्स देखा। ऐसे ही हमारे पास और टाइप्स हैं, इनको एनालाइज करते हैं। यहाँ आए एक हमारे पास आता है मल्टीपल वैल्यूज में से एक चॉइस करना वैल्यू, जैसे मोस्टली ऐसा भी कई बार होता है, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्ट। ठीक, तो यहाँ है लिया चूज क्लासेस, यहाँ है टीडी लिया, सिलेक्ट नाम का टैग है, ठीक, नेम दिया इसका क्लास, और यहाँ पर आता है ऑप्शन। ऑप्शन में दे दिया बैचलर ऑफ साइंस, और यहाँ दे दिया बैचलर ऑफ कॉमर्स, और यहाँ दे दिया आर्ट्स। तो जब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, जैसे यहाँ है, तो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आएगा, एक कॉम्बो बॉक्स टाइप या सिलेक्ट बॉक्स आपके सामने कुछ ऐसा बना हुआ आ जाएगा। एक मिनट, ये टेबल टैग में है, ठीक, और इसको थोड़ा मैंने ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें इस तरीके से वैल्यूज आ जाएगी, सबमिट करूंगा, इस तरीके से वैल्यूज मूव हो जाएगी। बाकी हिडन फील्ड अभी भी बनी हुई है, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब कई बार क्या होता है सिलेक्ट वाले में कि जो हमारी वैल्यूज है, डिस्प्ले होता बैचलर ऑफ साइंस है, पर वैल्यू जब मूव होती है तो कोई डिफरेंट वैल्यू भी आप मूव कर सकते हैं। यानी आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हो कि यूजर को दिखाओ कोई और वैल्यू, पर मूव कराते हुए वो कोई दूसरी वैल्यू को मूव करे। तो हमने लिया वैल्यू BSc, वैल्यू बीकॉम, और फिर लिया हमने वैल्यू बी, मतलब ये वैल्यू लिया। अब क्या होगा, डिस्प्ले में होंगी तो यही वैल्यूज, पर जब मैं सबमिट करूंगा, अगर मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स सबमिट किया तो वैल्यू क्या मूव हो रही है, बीकॉम। तो ये एक थोड़ा सा फर्क या एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलता है। ठीक, इतना आइडिया गेट होता है। उसके बाद जैसे मैंने ये कर लिया, इसके अंदर एक ऑप्शन आती है ऑप्शन ग्रुप की, लाइक आप यहाँ आओ OPD ग्रुप, ठीक, और इस ऑप्शन ग्रुप में मैंने डाल दिया एक वैल्यू दे दी स्ट्रिंग, चलाता हूं तो होगा क्या, आई थिंक सोच देखते हैं PT ग्रुप, यहाँ मैं चेक कर दूँ ग्रुप इन्वेस्ट, तो चेक कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली इसका सिंटैक्स क्या है। जब ये सिंटैक्स लेके आता है, यहाँ एनालाइज करते हैं। ऐसे ही एक OPD ग्रुप और बना लेता हूँ, लिया, इसके अंदर एक ऑप्शन वैल्यू बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक ऑप्शन में ले ली वैल्यू MC मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ आए और एक बार चेक करते हैं इसमें क्या वैल्यू आती है। लेबल देना है मुझे, ठीक है, बेसिकली जो मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, लेबल, और यहाँ मैंने दे दिया एकेडमिक, और यहाँ मैंने लेबल दे दिया
प्रोफेशनल। इस तरीके से मैंने गिवन कर दिया, चलाया। अब सी कोई चेंज नहीं आएगा, पर आएगा क्या, इस तरीके से दो अलग कैटेगरीज बन गई आपके इंफॉर्मेशन की, एकेडमिक अलग, प्रोफेशनल अलग, जिससे कि जस्ट क्या हो कि जब आप देखो तो आपको पता लग जाए। कई बार ऐसा दिखाना पड़ जाता है कि ये कैटेगरीज हैं, ये अलग कैटेगरीज हैं, इनमें से चूज़ करना चाहते हो या किस में से चूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ ये आपकी हेल्प कर देता है। अब जैसे ही जो आपने ये बनाया, जैसे हमने TD TR बनाया, वैसे ही आपके पास एक और ऑप्शन है। आप इनका, जैसे मैंने क्लास 1 दिया, यहाँ पर आप एक ऑप्शन दे देते हो साइज मैंने दे दिया 10। तो अब ये एक लिस्ट बॉक्स की तरह आएगा, जैसे ये कॉम्बो बॉक्स कहलाता है, ये लिस्ट बॉक्स कहलाता है। अब इसी में एक ऑप्शन और होती है कि आप एक ऑप्शन ले सकते हो मल्टीपल। इसका क्या मतलब है कि अब आप इस बॉक्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ, कंट्रोल के साथ अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, सबमिट करोगे तो सी क्लास 1 की एक नहीं, जितनी मल्टीपल वैल्यूज हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बीटेक सिलेक्टेड है, तो उसके लिए लिखो सिलेक्टेड इक्वल टू सिलेक्टेड। तो ऊपर देखना बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड आ गया, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। सबमिट किया तो इस तरीके से काम करता है। कई बार मुझे रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे यूजर से फाइल अपलोड करवानी पड़ती है, तो फाइल अपलोड करवाने के लिए यहाँ है TR, यहाँ लिया TD, चूज फाइल, और यहाँ लिया मैंने इनपुट, टाइप फाइल नाम दे दिया, चलाया। कुछ इस तरीके से ब्राउज का फीचर आ जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्ट करके कोई भी जैसे पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है तो सबमिट कर सकते हो, ठीक। हालांकि मैं गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो गेट मेथड में एज सच कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से काम कर जाएगा, ठीक। इतना क्लियर होता है। उसके बाद जब ये गेट वाला फंडा हमारे पास हो जाता है, तो नेक्स्ट आता है मेरे पास एक इनपुट टाइप। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, TR TD कॉल स्पैन लिया 2, अलाइन सेंटर, और यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन आती है इनपुट टाइप इमेज, ठीक। और इमेज में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है SRC, और मैंने desert.jpg ले लिया, ठीक। और यहाँ पे मैंने विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल। इतना करने से होगा क्या, आपके सामने एक इमेज आ जाएगी, ठीक। अब इस इमेज की पावर क्या है, ठीक। इस इमेज की पावर ये है कि अगर जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये सबमिट का काम करेगी। यानी अब एक ऐसी इमेज बना ली है जो इस पे क्लिक करने पर क्या होगा, सबमिट होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, फिलहाल इसे मैं क्लियर करता हूँ, जैसे मैं सबमिट करूंगा ऑब्जर्व करना, और साथ में क्या होता है, जहां मैं क्लिक करता हूं उसके कोऑर्डिनेट भी मूव करते हैं। तो इस तरीके से आप इनपुट टाइप इमेज लेकर काम कर सकते हो। इतना क्लियर होता है। अब एक छोटा सा और एग्जांपल है मेरे पास। यहाँ पे मेरे फॉर्म एलिमेंट तो फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, एक मेरे पास आता है एलिमेंट जिसका नाम है फील्ड सेट। यहाँ ये लिया फील्ड सेट, और यहाँ मैंने दिस इज माय पैराग्राफ, इस तरीके से मैं पैराग्राफ बना, ठीक। अब यहाँ पर जब मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बॉक्सेस ले आता है। फिर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है मेरे पास लीजेंड, और मैं लिखता हूँ पर्सनल डिटेल्स, इसे प्रीव्यू करता हूँ तो पर्सनल डिटेल्स कुछ इस तरीके से लिखा
आ जाएगा। अब यहीं पर इसकी एक प्रॉपर्टी है अलाइन, सेंटर किया, ये सेंटर को अलाइन हो जाएगा। इस तरीके से फील्ड सेट में कई बार क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन को सेक्शनाइज करने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, यहाँ पर जितनी एस्टिमेल मुझे चाहिए पीएचपी को करने के लिए उतनी मैंने बता दी आपको। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सीएसएस को डिस्कस करना है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा सीएसएस के बारे में डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ आया और मैंने सीएसएस वर्क बनाया। सीएसएस भी कुछ नहीं है, जैसे आप एस्टिमेल में काम करते थे वैसा ही है। ठीक, मतलब आपको एट द एंड एस्टिमेल फाइल तो बनानी ही पड़ेगी, बिना उसके आपका काम नहीं चलेगा, पहली चीज। ठीक, दूसरा थोड़ी सी इसकी थ्योरी है वो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आता है सीएसएस, और सीएसएस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक, यूज टू डिफाइन स्टाइल रूल फॉर एस्टिमेल एलिमेंट्स। मतलब जितने एस्टिमेल एलिमेंट्स होते हैं उनके स्टाइल को डिफाइन करने के लिए हम सीएसएस को यूज करते हैं। ठीक, अब सीएसएस कितना है, और CSS is a specification designed by W3C। तो कई तरह के CSS है, CSS2 है एंड CSS3। ठीक, और दिस specification is implemented by वेब ब्राउजर। तो इसलिए हर ब्राउजर की इंप्लीमेंटेशन अलग होती है। इन CSS देयर इज CSS प्रॉपर्टी। यहाँ CSS प्रॉपर्टी होती है, कॉलन वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे कलर एक प्रॉपर्टी है, उसका अपने कोड ऐसे करके दे दिया। तो यहाँ पर हमें बेसिकली लर्न क्या करना है, CSS की प्रॉपर्टीज को लर्न करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम करती है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम आए तो देयर आर 3 वे टू अप्लाई CSS ऑन वेब पेज। यानी एचटीएमएल पे 3 तरीके हैं अप्लाई करने के। पहला तरीका आता है इनलाइन CSS। ठीक, आपके पास इनलाइन CSS है, और इनलाइन CSS क्या कहती है, this CSS apply to those tags which have style attribute, and this applicable to only that। उसी टैग पे एप्लीकेबल होती है। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, मैं 2 पैराग्राफ टैग लिखे, एक का नाम रखा फर्स्ट पैराग्राफ, दूसरे का नाम मैंने रखा सेकंड पैराग्राफ। ठीक, मैं यहाँ आया, मैंने इसके पास स्टाइल एट्रीब्यूट दिया और यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड क्या है, CSS प्रॉपर्टी, मैंने दे दिया रेड। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक, प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ है लिखा CSS वर्क 1.html चलाया, ठीक, पर लेकिन सारे पैराग्राफ का कलर बैकग्राउंड कलर नहीं हुआ, सिर्फ उसी का हुआ जिसपे वो एट्रीब्यूट अप्लाई हुआ था। तो यानी इनलाइन सिर्फ यही पे है, इस तरीके से। उसका सेकंड आता है internal CSS। This CSS apply on the basis of CSS selector। CSS selector आते हैं, उसके बेसिस पे ये अप्लाई होती है, and written inside
स्टाइल टैग, मतलब इसमें बेसिस ऑफ CSS सिलेक्टर चलते हैं, उसके बाद हम इसे अप्लाई करते हैं। ठीक। थर्ड है आपका एक्सटर्नल CSS। अब दिस CSS रिटर्न अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ CSS सिलेक्टर, मतलब CSS सिलेक्टर के बेसिस पे ये अप्लाई होगी, एंड रिटर्न इनसाइड एंड अनदर फाइल हैविंग एक्सटेंशन .css। मतलब एक्सटर्नल CSS भी वही वैसे CSS है, CSS सिलेक्टर यूज करती है लाइक इंटरनल CSS, बट इसमें क्या होता है, एक सेपरेट फाइल आपको बनानी पड़ती है जिसकी एक्सटेंशन .css। अब जो ये लिखा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या जानने की जरूरत है, टाइप ऑफ CSS सिलेक्टर, मतलब CSS के कौन कौन से सिलेक्टर अवेलेबल हैं। पहला सिलेक्टर आता है ग्लोबल सिलेक्टर। स्टार इज ए वे टू रिप्रेजेंट दैट सिलेक्टर। This star or this apply to all tags available in HTML। मतलब ये ग्लोबल सिलेक्टर है, स्टार से रिप्रेजेंट होगा और जहां पर भी आप जो दोगे उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां आया, हेड टैग के अंदर मैंने लिखा स्टाइल टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, मैंने स्टाइल दिया स्टार, फिर लिखा कर्ली ब्रेसेस, और यहां मैं लिखा जितने भी किसी भी तरह का एलिमेंट आता है उसका फॉन्ट साइज 24 पिक्सल हो जाए। मैं यहां आया, एक पैराग्राफ लिया आपने, मैंने यहां पे प्री टैग भी ले लिया जिसे हम बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी ये आपका प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। एक टैग ले लिया मैंने कोड नाम का, जिसमें मैंने वही लिखा पेंटर हेलो वर्ल्ड। हालांकि इनके मैंने लेआउट नहीं लिखे, मतलब कोई लुक एंड फील नहीं लिखी प्री और कोड की, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सिलेक्टर सभी टैग्स का फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा 24 पिक्सल। तो चलाया, ठीक, सभी का साइज 24 पिक्सल होगा। ठीक, पहला सिलेक्टर समझ में आ गया, स्टार लगाया, इस तरीके से काम कर जाएगा। दूसरा सिलेक्टर आता है मेरे पास टैग बेस सिलेक्टर, और टैग नेम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस सिलेक्टर एंड दिस अप्लाई टू ऑल टैग्स विच नेम सिमिलर टू गिवन टैग नेम, जिसका गिवन टैग नेम से मैच कर जाएगा उन टैग से अप्लाई होगा। जैसे मैं यहां आता हूं, मैं यहां आगे कहता हूं, अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, P लिखा, P क्या है टैग नेम, हम बोलेंगे ऑल P इन दिस डॉक्यूमेंट हैव फॉन्ट स्टाइल अंडरलाइन, सॉरी ये अंडरलाइन की प्रॉपर्टी ये नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए अंडरलाइन हो जाए। अब देखना क्या होगा, जितने P हैं नोटिस करो सारे क्या हो गए अंडरलाइन हो गए। और साथ ही साथ ना मैं एक चीज और कर देता हूं, बैकग्राउंड कलर, अब मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूं ग्रे। अब सी एक छोटी सी प्रॉब्लम, जब वो इस पैराग्राफ पे अप्लाई करने लगेगा तो एक तो लाइन भी बोल रहा है इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे, एक इंटरनल भी कह रहा है कि इसका कलर चेंज कर दे, तो ये किसके कलर को प्रायोरिटी देगा इनलाइन को। तो यहां तो रेड कलर रहेगा पर लेकिन इस पैराग्राफ पे कोई अप्लाई नहीं है, तो अप्लाई हो जाएगा ग्रे। तो चलाया ग्रे आ गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास क्लास बेस्ड सिलेक्टर। अब डॉट
It begins with dot, then class name, and apply to all tags which have class attribute having value similar to given class name. Or a tag can have more than one class. It has higher precedence as compared to tag based selector. टैग बेस्ड सेलेक्टर से हायर प्रेसिडेंस है. अगर इनका क्लैश हो गया तो ये अपने रूल को अप्लाई होने देगा, ना कि टैग बेस्ड सेलेक्टर. और क्लास नेम नेवर कंटेन स्पेसेस, स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर हाइफन. ठीक है, इनको ले सकते हैं. ठीक. एंड नेवर बिगिन विद डिजिट. इतना करने के बाद और ठीक. और दूसरा क्लास नेम इज केस सेंसिटिव. मतलब स्मॉलर केस अपर केस का फर्क होता है इसमें. चलाकर देखता हूं तो मैं यहां आता हूं, मैं एक क्लास देता हूं डॉट फर्स्ट लिया. मैं कहता हूं फर्स्ट में मैंने बैकग्राउंड कलर क्या किया, मैंने कहा ब्लू हो जाए. ठीक. और मैंने एक पैराग्राफ कलर जानबूझ के लिया, उसका क्लास एट्रीब्यूट में क्या डाला, फर्स्ट, और यहां लिखा थर्ड पैराग्राफ. अब सी ये क्या करेगा, अब इस पे ये ग्रे कलर नहीं करने देगा. कौन सा कलर करने देगा, ब्लू, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस टैग बेस्ड सेलेक्टर से ज़्यादा है. तो F5 किया तो ब्लू आ गया. अब मैं इसके ऊपर एक और क्लास अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं लिखा सेकंड, और मैंने यहाँ लिखा जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए, वाइट. यहाँ एक स्पेस दिया, दूसरी क्लास में अप्लाई कर दी. यानी इस तरीके से आप एक एलिमेंट पर एक से ज्यादा क्लासेस अप्लाई कर सकते हो. चलाया, इतना गेट होता है. अब तीसरा सिलेक्टर आता है, मतलब चौथा सिलेक्टर आता है हमारे पास, आईडी बेस्ड सिलेक्टर. इट बिगिंस विद हैश एंड आईडी. ठीक. एंड अप्लाई to those tag which have id attribute value is similar to id name. जो id name आपने दिया उससे मैच करता है. ठीक. In a HTML document id must be unique. ये यूनिक होनी चाहिए. ठीक. और a tag cannot have more than one ID. एक से ज़्यादा ID नहीं हो सकती. ठीक. और वो यूनिक होनी चाहिए. ID name is case sensitive. ID name rules are similar to class name rule. मतलब जो क्लास नेम के रूल हैं वही रूल इसके चलते हैं. ठीक. और आईडी बेस्ड सिलेक्टर हैज हायर प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू क्लास बेस्ड सिलेक्टर. द क्लास बेस्ड सिलेक्टर से ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है, मैंने एक पैराग्राफ 4 बनाया जिसका क्लास क्या रखा, सेम फर्स्ट रखा. आईडी इसकी I1 दी और मैं लिखा आईडी बेस्ड पैराग्राफ. अभी क्या है, इस पे कौन सा अप्लाई होगा रूल, क्लास बेस्ड सिलेक्टर अप्लाई होगा.
यानी ब्लू कलर का आ रहा है। पर मैंने यहाँ पर आईडी बेस्ड सिलेक्टर अप्लाई किया, मैं लिखा आईडी I1 और यहाँ लिखा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर्स क्या कर देते हैं येलो। अब क्या करेगा ये, इसको ओवरराइड कर देगा, येलो आ जाएगा। इतना पॉइंट गेट होता है। ठीक, उसके बाद मेरे पास फिफ्थ आता है। फिफ्थ मेरे पास आता है सूडो क्लास सिलेक्टर। इन CSS सूडो क्लासेस आर प्रीडिफाइंड, मतलब CSS के अंदर ये सारी प्रीडिफाइंड है। ठीक, एंड बिगिंस विद कॉलन, कॉलन से बिगिन होती है। ठीक है, तो जैसे मैं एक सूडो क्लास यूज करके दिखाता हूं आपको, और वो कुछ ऐसे है। मैं यहां आता हूं, मैं यहां एक सूडो क्लास देता हूं p:\haver। अब कॉलन हावर क्या है, आपकी सूडो क्लास। अब ये सूडो क्लास अप्लाई कहां होगी, ऑल p, यानी जितने भी p आपके पास यहां एग्जिस्ट करते हैं उन सब पर ये अप्लाई हो जाएगी। और ये करेगी क्या, बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर देगी, यानी जो आपका बैकग्राउंड कलर है उसे ग्रीन कर देगी। तो मैं इसे चलाता हूं। अब सी, जैसे ही मैं आईडी बेस पर आईडी बेस सिलेक्टर अलाउ नहीं करता कि कोई उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड करे। क्लास अलाउ करता है, टैग बेस सिलेक्टर अलाउ करता है, ये भी नहीं करता। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि मुझे प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टीज को रेज करना होता है, तो उसके लिए मेरे पास आता है, आप यहां आओ, लिखो इम्पोर्टेंट। इतना देते ही इसकी प्रेसिडेंस ना रेज कर जाएगी। यहाँ आए, F5 किया, आईडी को भी कन्वर्ट कर रहा है भैया, जब भी कर्सर लेके जाओगे ये इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हुए। ठीक, इन 5 के अलावा भी बहुत सारे टैग्स हैं। अब मैं एक एक्सटर्नल CSS का एडवांटेज बताने वाला हूं आपको। तो मैं क्या करता हूं, एक CSS और बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं style.css। मैंने CSS दी, यहां के रूल दिया बॉडी, और मैंने यहां दिया कि भाई बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, #EEAACC, ये मैंने कलर कोड डाल दिया। ठीक, अब बात आती है इन HTML देयर इज लिंक टैग टू लिंक एक्सटर्नल CSS टू HTML डॉक्यूमेंट के साथ अगर लिंक टैग यूज किया जाता है एक्सटर्नल CSS को अटैच करने के लिए। ठीक, एक्सटर्नल CSS गिव्स 2 एडवांटेज एज कंपेयर टू इंटरनल। 2 एडवांटेजेस देती है। पहला एडवांटेज इज रीयूजेबिलिटी ऑफ CSS स्टाइल। जैसे आपने एक बार स्टाइल इंटरनल में डिफाइन किया, अगर आपको मल्टीपल पेजेस पे वो चाहिए हो तो आप क्या करोगे, सारे स्टाइल को कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि इंटरनल विद इन द पेज लिखा जाता है। विद इन द पेज लिखने के कारण जो भी आपने लिखा है वो एज इट इज हर पेज के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आपके कॉपी पेस्ट के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, बट अगर आप एक्सटर्नल CSS में लिखते हो तो आपको सिंपली उसमें क्या करना है, लिंक को अटैच करना है। लिंक कुछ इस तरीके से लगता है, आप यहाँ आओ, यहाँ आके मैं लिखा लिंक टैग, स्टाइल शीट को लिंक करने वाला हूं, यानी रिलेशन टू स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS, किससे लिंक करना है, style.css से। तो style.css का जो भी लुक होगा, सी उसने वो कलर अप्लाई कर दिया, जो मैंने कलर लिखा उसने वो कलर अप्लाई कर दिया। इतना पॉइंट गेट होता है। अब इतनी चीज करने के बाद, जैसे आपने लिंक लिया, स्टाइल शीट लिया और उसने अटैच कर दिया, काम स्मूथली चल रहा है। अब पॉइंट उठता है कि मैंने तो 2 एडवांटेज बताए थे, दूसरा एडवांटेजेस क्या है।
इंक्रीज ऑफ परफॉर्मेंस। कैसे? इफ अ CSS file attached with more than one pages, so visit of first page require load of CSS in web browser। यानी होगा क्या, अगर विजिट ऑफ पहला पेज हो रहा है तो उसको लोड करनी पड़ेगी CSS इन वेब ब्राउजर। बट इफ अनदर पेज यूजेस सेम CSS then web browser never request it again, उसे दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करेगा। so it reduce again and again loading of CSS on browser, और जिससे आपकी क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी। यानी कि एक बार जो एक्सटर्नल CSS लोड होगी, आप उसे बार बार आपका ब्राउजर से लोड नहीं करने देगा हर पेज के लिए। तो इसलिए पहले पेज को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार CSS लोड होगी तो बाकी पेजेस के लिए वही CSS यूज हो रही है, तो वो सिर्फ स्मूथली और फास्टली डन कर देगा। इतना डन होता है। उसके बाद अगर मान लो यहां पर भी एक बॉडी टैग लग जाए और ये बॉडी टैग कुछ बैकग्राउंड कलर में चेंज करने की डिमांड करे, ये वाला कलर का है। अब कौन सा कलर अप्लाई होगा, इंटरनल ने जो दिया या एक्सटर्नल ने दिया? चलाते हैं तो कौन सा कलर आ रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल वाला आ रहा है। सी, इसका मतलब ये नहीं है एक्सटर्नल की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, इसका मतलब ये है आपने कहां उसे इंक्लूड किया है, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर आपने लिंक को इंक्लूड किया है इंटरनल CSS के बाद, तो वो उसके लिखे हुए बॉडी को ओवरराइट कर देगा। ठीक, पर अगर आपने इसे अबव लिखा हुआ है तो ये पहले इंक्लूड होगा, तो नीचे वाला ऊपर वाली बॉडी को ओवरराइट कर देगा। तो जैसे चलाया, ये वाला कलर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से तो ये CSS का बेसिक्स है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे CSS की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं परफॉर्म करना चाहता हूं। तो यहाँ एक बहुत फेमस इफेक्ट है, वो इफेक्ट दिखाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे इमेज चाहिए, तो मैंने HTML के अंदर जो इमेज है उसे कॉपी किया और CSS में डाल दी। अब मैं यहाँ पर आके एक इमेज टैग लेता हूँ और विड्थ इसकी 400 पिक्सल है। ठीक, अभी फिलहाल क्या है, मैंने एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बनाया, ये ऐसे आ रहा है। मैं यहाँ पर आके एक इफेक्ट देता हूँ। इफेक्ट क्या दिया, मैंने कहा IMG टैग के लिए CSS है और एक प्रॉपर्टी है ओपेसिटी। ठीक है, एक ओपेसिटी नाम की प्रॉपर्टी दे दी, और ओपेसिटी में मैंने क्या किया, ओपेसिटी की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, यानी 0 से लेके 1 तक है, तो मैं यहां देता हूं 0.7। जब मैं इसे चलाता हूं, कुछ इफेक्ट नजर आया, थोड़ी सी धुंधली होगी ये इमेज, मैं 4 कर देता हूं। अब मैं एक दूसरा इफेक्ट डालता हूं IMG कॉलन हावर, और हावर में मैंने क्या कहा, ओपेसिटी 1 हो जाए। चलाता हूं, रिफ्रेश किया, जैसी कर्सर जाएगा ओपेसिटी 100% हो जाएगी, तो ये ऐसे काम करेगा। पर जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो बात ये थी, ये स्पेसिफिकेशन कौन इंप्लीमेंट करता है, ब्राउजर। तो अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाया तो क्या होगा, नथिंग विल हैपन। अब क्यों, क्योंकि ब्राउजर को यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर को ये ओपेसिटी नहीं समझ में आती, तो उसके लिए आपको एक अलग से प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी जिसका नाम है फिल्टर। तो आप यहां आओ, लिखो फिल्टर अल्फा ओपेसिटी
इज 40। इसकी वैल्यू चलती है 0 से 100 तक, ठीक है। तो ये मैंने क्यों लिखी, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो फीचर्स है ये आपका कहाँ काम करे, आपका वहां भी काम करे, ठीक है, यानी आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी काम करे। अब चलाता हूं, अब ये कुछ अलाउ करने की बात करेगा, अलाउ करो, सेम इफेक्ट। तो सी जो भी CSS प्रॉपर्टी पढ़नी है उसे चेकआउट जरूर करना है, ठीक। ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दी और ये सोच, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि नहीं हमें आ गई है। हर ब्राउजर पे टेस्ट करो, जितना टेस्ट करोगे उतनी आपकी ग्रिप बेटर बनेगी। क्लियर दिस आइडिया? ओके, नाउ जब मैंने ये वाला कर लिया, अब मेरे पास एक UL टैग होता है, मैं UL टैग पे कुछ काम करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ BR लिया, LI लिया फर्स्ट, LI लिया सेकेंड, LI लिया थर्ड, ये लिया। मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, ये इस तरीके से आ रहा है। मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि भाई जो ये बुलेट्स आ रही हैं, इन बुलेट्स की जगह इमेज आनी चाहिए, ठीक है। तो इमेज लाने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई छोटी सी इमेज होनी चाहिए। तो छोटी सी इमेज के लिए मेरे पास ये रही एक छोटी सी इमेज, मैंने इसे कॉपी किया और जहां मेरी CSS है यहाँ लिखा, एक छोटी सी इमेज है मेरे पास। अब मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा UL, यानी UL टैग के लिए CSS है, और लिखा लिस्ट स्टाइल इमेज। और लिस्ट स्टाइल इमेज पे क्या लगाया मैंने, URL, और यहाँ लिखा sqorange.jef फाइल। चला कर देखते हैं, तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक। इतना गेट होता है, ठीक। अब मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैंने थर्ड में लिया। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं बहुत सारा कंटेंट लिखता हूँ, तो मैं लिखा H1 सॉल्यूशंस, ये लिख दिया। मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसलिए किया ताकि इस पेज पर स्क्रॉल बार आ जाए। मैं यहाँ आया, इसको रन करके देखते हैं, तो क्या होगा, आपके पास स्क्रॉल बार आ गया बहुत सारा, ठीक है। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये वेब पेज है इसके पीछे बैकग्राउंड में एक इमेज लग जाए। तो CSS की हेल्प से हम इसे लगाएंगे। मैंने कहा वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी टैग, बैकग्राउंड इमेज, URL, डेजर्ट और JPG लगा दे, चलाया। पर ये इमेज ना रिपीट कर रही है, अच्छी तो लग रही है पर ये रिपीटिशन बहुत कर रही है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई बैकग्राउंड रिपीट क्या हो जाए, नो रिपीट हो जाए, चलाया। पर ऐसा करने से यार ये तो सिर्फ एक जगह पे आ रही है, पूरे तक कंप्लीट नहीं आ रही है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अब लिखो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, चलाया। कुछ इफेक्ट नजर नहीं आया, बट एक चीज नोटिस करो, ठीक, ये नजर आ रहा है। फिर साथ ही साथ मैंने इसका बैकग्राउंड साइज मैं लिखा कवर करें, पूरे एरिया को कवर करना। पर ना ये पहाड़ी पूरी नहीं आ रही, मैं आई नीड कि ये थोड़ी सी ना ऊपर जाए, यानी पहाड़ी दिख तो रही है बट लेकिन ना कंप्लीट नहीं आई। मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन पे जो पहाड़ी है ये एकदम कंप्लीटली आनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास बैकग्राउंड पोजीशन आती है।
अब पोजीशन में दो वैल्यूज लेनी होती हैं, एक्स और वाई। मैंने कहा एक्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई से प्रॉब्लम है, और वाई से मैंने कर दिया 100 पिक्सल, चलाया। पर यार ये तो थोड़ी नीचे चलेगी, मुझे तो ऊपर लेके जाना है, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, नेगेटिव। थोड़ी अप आ गई, तो यानी पहाड़ी जो मुझे चाहिए थी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गई। ठीक, अब मैं थोड़ा सा H1 का स्टाइल कर देता हूँ, क्योंकि H1 का टेक्स्ट कलर वाइट हो गया, चला है, तो एटलीस्ट मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इस तरीके से आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, according to CSS every element is a box। W3 स्कूल से आपके पास है, आपने उसमें से स्टडी कर लेना है। यानी कि according to CSS हर चीज क्या है, बॉक्स है। तो अगर मैं बॉक्स के लिए चलूं, अगर आप कुछ भी एलिमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या समझना है कि भाई ये एक बॉक्स है। ठीक, और इस बॉक्स के अंदर एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया आपका ये, और लास्ट वाला जो एरिया मैंने बनाया है दिस इज फॉर कंटेंट। यहां कंटेंट है, यहां क्या आएगा, ऐड टेक्स्ट किया, और यहां आएगा मार्जिन। ठीक, इसको मार्जिन बोलते हैं, इसको बॉर्डर बोलते हैं। बॉर्डर हैव कलर, मार्जिन के पास कलर नहीं होता। और ये लास्ट है आपका पैडिंग विद ट्रांसपेरेंसी। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर ये चीजें होती हैं, मार्जिन, बॉर्डर, और इस तरीके से काम होता है। ठीक है, ठीक, इतना पॉइंट गेट हुआ, यानी हर के पास है। इसको प्रूफ करने के लिए छोटा सा काम करता हूं, इस हेडिंग को इंस्पेक्ट एलिमेंट किया। ठीक, अब सी यहां एक चीज नोटिस करो, यहां एक वर्ड लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, बॉक्स मॉडल। इसको जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको ये भी बोलते हैं कि CSS का अपना बॉक्स मॉडल होता है, जिसकी नजर में कुछ भी बनाया एक बॉक्स। क्लिक किया, सी क्या दिखा रहा है, मार्जिन 21.433। मैं सिलेक्ट करता हूं, एरिया दिखा दिया, बॉर्डर 0, पैडिंग 0, ये इसकी विड्थ। तो इसका मतलब ये हुआ margin, padding and border has 4 directions, that is top, right, bottom and left। ठीक है, तो content width is equal to width value plus margin left plus margin right plus padding left plus padding right plus border left plus border right। यानी ये वो केस है, अगर आपको कंटेंट की एक्चुअल विड्थ निकालनी हो तो आप देखो उसकी विड्थ कितनी है, प्लस उसमें मार्जिन लेफ्ट जोड़ो, मार्जिन राइट जोड़ो, पैडिंग लेफ्ट जोड़ो, पैडिंग राइट जोड़ो, बॉर्डर लेफ्ट जोड़ो, बॉर्डर राइट जोड़ो, तो जो बनकर आएगा वो कंटेंट विड्थ है। और कंटेंट हाइट क्या होती है, जो आपने हाइट दी उसमें मार्जिन टॉप जोड़ो, पैडिंग टॉप जोड़ो, बॉर्डर का टॉप जोड़ो, देन मार्जिन बॉटम ऐड करो प्लस पैडिंग बॉटम ऐड करो प्लस
बॉर्डर मैटर, तो ये आपकी कंट्रोल ड्रिफ्ट बनेगी। ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है, ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। इतना गेट हो जाता है जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई। अब इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखते हैं कि आप कितना बड़ा इम्पैक्ट इन प्रॉपर्टीज के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक। अब जैसे मैं एक H1 टैग ही है, इसको लेता हूँ, इस पर CSS लगाना चाहता हूँ। पहले तो ये CSS कॉपी पेस्ट की, जो एक्स्ट्रा ये ग्रेपर सॉल्यूशन बने हुए हैं इनको रिमूव किया। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका बैकग्राउंड कलर रखता हूं। बैकग्राउंड कलर मैंने किया इसका रेड, टेक्स्ट का कलर किया वाइट। चला कर देखते हैं, कुछ इस तरीके की लुक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका बॉर्डर बनाता हूं। तो मैंने लिखा कि भाई इसका सराउंडिंग में बॉर्डर बने कम से कम 5 पिक्सल का, ठीक, सॉलिड होना चाहिए, यानी एक कॉन्टिन्यूटी लाइन होनी चाहिए और ग्रीन कलर का। चलाया, आया, ठीक। और साथ ही साथ मैं कहता हूं कि भाई इसकी विड्थ 500 पिक्सल, तो थोड़ा सा छोटा रखना। साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा काम और किया, मैंने कहा कि भाई इसकी पैडिंग, नोटिस करना पैडिंग से क्या होगा, 10 पिक्सल। बॉर्डर से कंटेंट का डिस्टेंस, पहले कहाँ टाइटली आ रहा था ना, इस तरीके से। फिर मार्जिन 0 ऑटो, इसका मतलब क्या है, टॉप और बॉटम का मार्जिन तो 0 है और लेफ्ट और राइट का मार्जिन ऑटोमेटिकली स्क्रीन के हिसाब से मैनेज कर ले। तो इससे क्या होगा, सेंटर पे आ जाएगा, ठीक। इतना गेट होता है, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आप इतनी प्रॉपर्टीज को, एक एक प्रॉपर्टी आपने इंप्लीमेंट करके देखो, चलाकर देखो, एज इट इज काम करती है। यू हैव टू मेमोराइज दिस, आपको सारी की सारी ये याद करनी, जितना जल्दी याद कर पाओगे इतना आपके लिए बेटर है।